तो चलो वही अब करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो सबसे पहले मोटा मोटा देख लेते हैं पहले कि जो अपने उसके अंदर एमसीक्यू होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसके बाद और इसके मार्क्स भी जान लेते हैं। तो एमसीक्यू होंगे वो आएंगे दो बने, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक आएगा, ये भी एक आएगा, ये आएंगे हाफ मार्क्स के, ये 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स। तो क्वेश्चन तो 5 आएंगे इसके और जो अपने आंसर है वो 4 बना होना है, यानी 4 नंबर का इसके अंदर मार्क्स बनता है। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया, परिचय हो गया इसका, ये किस प्रकार से है। तो इसको तो आप देख लो, इस 4 नंबर का मार्क्स बस और कुछ नहीं है। तो चलिए अब मेन बातें देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं चार्ज, व्हाट इज चार्ज। चार्ज को सबसे पहले तो क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं ये बता देता हूं आपको। क्या होता है चार्ज? अगर हम किसी वस्तु के ऊपर चार्ज की बात करें तो क्या होगी, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगा, अपना चार्ज, यानी हिंदी में कहें तो आवेश कहलाएगा। वैसे हम जब किसी वस्तु के अंदर विद्युत प्रवाह हो रही है तो वस्तु पर क्या हो गया, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव दिखाई दे रहा है, आवेश के कारण होता है। सिंपली बोलेंगे इसको। अब इसके चार्ज की 3 कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। जैसे मान लो कि वेलोसिटी 0 पर रखकर वेलोसिटी कांस्टेंट रख दूं मैं, एंड वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट डज नॉट कांस्टेंट, ये नंबर 3 कंडीशन। जब वेलोसिटी 0 होगी तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा अपना, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र अपना उसके अंदर उत्पन्न होगा। अगर कांस्टेंट है, यानी स्थिर है, एक जगह फिक्स वैल्यू है इसकी, तो इसके अंदर करंट आएगा, विद्युत धारा आएगी, और करंट आने के बाद क्या हो जाएगा, अपना बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर कांस्टेंट है वेलोसिटी तो इसके अंदर आपको पता है क्या हो जाएगी, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सॉरी तरंगें उत्पन्न होंगी। तो ये 3 कंडीशन के ऊपर पूरा पार्ट 1 अप्लाई हो रहा है। पार्ट 1 बोले तो फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 से 7 तक इसी में है चार्ज तक। तो ये तो कुछ नहीं है, तो चलो ऐसे ही, पर अभी तो कुछ भी नहीं है, 0 लेवल की क्या। अब मेन बातें स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज यानी स्थिर वैद्युत की आवेश क्या होता है। इंग्लिश में बताएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज मींस द चार्ज इज एट रेस्ट, यानी स्थिर वैद्युत की आवेश का अर्थ है क्या, क्या अर्थ है कि जो इसकी अवस्था होगी वो स्थिर अवस्था होगी, स्थिर आवेश स्थिर अवस्था में, यानी आवेश स्थिर अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है। इसका मतलब, इसका अर्थ जो बड़ा आवेश है वो स्थिर अवस्था में, यानी द चार्ज इज एट रेस्ट। इसका पूरी डेफिनेशन होगी। नंबर 2 की बात करें तो क्या आ जाएगा, चार्ज ऑन ए बॉडी इज एक्सप्रेस एज Q बराबर प्लस NE। ठीक है, यानी किसी निकाय पर आवेश इस प्रकार व्यक्त किया जाता है
Q आवेश है, N ये हो गया इंटीजर और E इलेक्ट्रॉन। तो इसकी एक डेफिनेशन और निकल आती है, आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीप्लाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लिखो आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है सदैव। ये डेफिनेशन हो गई, क्लियर है। और इसको हम क्वांटिजेशन के हिसाब से भी देखेंगे। क्वांटिजेशन यानी क्वांटीकरण, जिसके अंदर मान लो n की वैल्यू है पूर्ण +-1 +-2 +-3 ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस पर ही एक क्वेश्चन है, और उसके आपको ये पता भी होगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, देख लो भाई, ठीक है। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन क्या है कि मान लो आपके पास Q की वैल्यू है 1 कूलम, N आपको फाइंड करना है एंड E आपके पास गिवन है वो 1.6 की वैल्यू। तो N की वैल्यू क्या होगा, Q का फॉर्मूला होता है N × E। अपने को N फाइंड आउट करना है तो N बराबर हो जाएगा Q/E। Q अपना है 1 और इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁹ ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6.25 × 10⁻18, ठीक है। ये आ जाएगी अपनी N की वैल्यू। ये याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ भी है, यानी 1 कूलम के अंदर अपने पास इंटीजर वैल्यू पूछ लिया, 2 आ जाए तो इसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे भी आया है, थोड़ा और देखेंगे डिटेल में। अब पढ़ते हैं अपने जो आवेश की जो फ्लोइंग होती है, जो प्रवाह होता है आवेश का, वो किस पर आधारित होता है। 3 टर्म होती है उसमें, देखिए तीसरी तो खैर है नहीं, लेकिन मैं वैसे बता दूंगा। देखो भाई, एक आता है अपना कंडक्टर, बस चालक होता है ना वो नहीं, वैसे कंडक्टर होता क्या है। सबसे पहले इसको मैं इस चीज को पढ़ने के लिए हम इसको सबसे पहले इसके पार्ट एक देते हैं। दूसरा है इंसुलेटर, तीसरा है अपना सेमीकंडक्टर। चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। चालक अर्धचालक को तो हम एक साथ कर देते, लेकिन इसके अंदर ये बढ़िया कॉम्बिनेशन सेट होगा, यानी इसके अंदर जो अपने चार्ज है वो आसानी से फ्लो होता है। ऐसी कोई चीज जिसके अंदर चार्ज आसानी से फ्लो हो, आप लिख लेना आवेश स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो रहा है, इंडिपेंडेंटली फॉर्म के अंदर ये फ्लो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर चालक होता है। और उसको कौन कौन सी चीजों के अंदर ये चार्ज फ्लो हो रहा है, ह्यूमन एंड मेटल, लिविंग थिंग जो भी आप बोल सकते हो, इनके अंदर चार्ज। जैसे मैं बिजली को छू रहा हूं तो मेरे को झटका लग रहा है, आई एम ए कंडक्टर, इस वजह से। इंसुलेटर विद्युतरोधी, जो चार्ज है वो फ्लो न होने दे, इंसुलेटर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे लकड़ी के अंदर अपने कर दिया, लकड़ी के बाद जैसे पेपर, और उसके बाद आप इसको ले सकते हो रबड़, टीटीसी, कोई आदि एग्जांपल है। सेमीकंडक्टर का होता है अर्धचालक। ये चैप्टर नंबर 14 फुल चैप्टर है। अर्धचालक क्या होता है कि कभी कभी इसके अंदर आवेश फ्लो हो, जो अपना चार्ज है वो फ्लो हो, प्रवाह करे, और कभी कभी इसके अंदर नहीं करे, यानी इंसुलेटर्स प्लस कंडक्टर क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर। इसका भी एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है सिलिकॉन इसका बहुत ही मस्त उदाहरण है।
माइको भी आता है, माइका इंसुलेटर, माइका 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 बताओ, आप बताना कमेंट में किसमें आता है। तो ये हो चुका है। अब थोड़ा सा और बता देता हूँ क्यों के बारे में, एक बार जल्दी से। हो गया, ठीक है। अब एक बार इस साल को खत्म ही कर देते हैं पूरे को, यूज कर नहीं वैसे पता यूज कर कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली बात है क्यों को चार्ज किसी शो करेंगे, चार्ज यानी आवेश, हिंदी में आवेश लिखता हूं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे यानी क्यू से दर्शाया जाता है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इस प्रकार। नंबर 2 बात, इसकी जो विमा सॉरी मात्रक है उसका यूनिट, इसकी जो विमा है वो क्या होती है, अरे यार क्या मात्रक, इसके जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, क्यू का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। और CGS पत्ती में इसको कैसे करेंगे, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, ESU में भी लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, ठीक है। और सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, यानी सबसे बड़ी पद्धति के अंदर इसको मिल सकते हैं फैराडे, फैराडे इसकी बड़े यूनिट है। और फैराडे यानी एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है बताओ, जल्दी बताओ, 96,500 कूलाम, यानी 96,500 कूलाम एक फैराडे की बराबर होता है। उसके बाद आते हैं इसकी डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन इसका क्या होता है, यानी इसकी जो विमा आएगी अब वो आती है एम्पियर और टाइम की, क्योंकि डायमेंशन को आप लिख सकते हो ऐसे MLT, पता है आपको ना, इसके अंदर मास है तो कैंसिल हो जाएगी, ना इसके पास लेंथ है कैंसिल, टाइम इसके अंदर आता है क्योंकि चैप्टर नंबर 3 का पहले पार्ट में ही आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या बोलते हैं उसको, आवेश के प्रवाह की दर, यानी उसके अंदर Q/T है ना, तो Q/T, Q की वैल्यू क्या जाएगा IT, तो IT यानी एम्पियर, ए को एम्पियर से करेंगे और टाइम को सेकंड से, तो सेकंड की जगह इसके अंदर डायमेंशन में डी हो जाएगा, एम्पियर का, समझ में आया, क्लियर है। और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मान होता है 1 और बता देता हूँ आपको, चलो भाई इसको भी एक बार जल्दी करो, बस ये शॉर्ट्स फॉर्मूले बनेंगे धीरे धीरे वो ले लेना काम करें। अब चलो चलते हैं नेट चार्ज ऑन ए बॉडी, हाउ टू चार्ज ए बॉडी, नेट चार्ज ऑन ए बॉडी। तो उसके लिए 3 कंडीशन है जो कि एक हट चुकी है, फिर भी मैं बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा बल, सॉरी आवेश, घर्षण द्वारा आवेश, तो घर्षण द्वारा आवेश का सबसे अच्छा माप वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर, विद्युत रोधी चार्ज, यानी इसका क्या चार्ज, विद्युत रोधी आवेश सबसे बड़ा इसका वो है। नंबर 2 पे है चार्जिंग बाय कंडक्टर, चालक द्वारा, हाँ ठीक है। उनके अंदर आता है मेटल एंड अदर कंडक्टर्स, यानी चालकों के द्वारा हम आवेश को कैसे दर्शाएंगे, मेटल आ जाएगी, कोई अदर चालक जिसके अंदर ये प्रभाव होगी। नंबर 3 होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन यानी प्रेरणा, ये आपको पता है वायरलेस चार्जिंग, इस पे भी एक एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे कभी। वायरलेस चार्ज, जैसे मान लो ये दो बैटरी है, इधर बैटरी जोड़ दी, इधर लाइट लगा दी, तो
के अंदर ये लूप बना दिए उस प्रकार। ठीक है, ओके जी। अब पढ़ते हैं चार्जिंग बाई रबिंग। इसी को रबिंग बोलते हैं, कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट बोलते हैं हम। तो चार्जिंग बाई रबिंग, नंबर 1 डाल दो। इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन साफ है कि कोई कांच की छड़ है और रेशमी कपड़ा है। अगर हम कांच की छड़, मान लो ये रेशमी कपड़ा है और ये मान लो कांच की छड़ है, थोड़ा वो कर देता हूँ ये बात, मैं इसको ऐसे रगड़ रहा हूं तो ये कांच की छड़ है, तो इसके ऊपर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, बस सिंपल यही है। तो रबी के अंदर मान लो ये अपना ग्लास है ये अपनी है सिल्क यानी रेशम की कपड़ा, इसको रगड़ेंगे तो इसके अंदर पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज, इसके अंदर नेगेटिव और नहीं कुछ इसके अंदर। ठीक है, अब करते हैं अपन एडिशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संयोजन। आवेशों का संयोजन कैसे होता है, यानी अपनी कोई सिस्टम के अंदर कोई कंटेंट पॉइंट्स, मान लो कि पहले हेडिंग लगा देते हैं, एडिशन ऑफ चार्ज, कि मान लो कोई सिस्टम के अंदर कोई कंटेंट पॉइंट चार्ज मान लो Q1 है, Q2 है, Q3 है, यानी किसी निकाय के अंदर बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 क्रमशः Q1, Q2, Q3 है, जिनके अंदर मान लो इनका जो टोटल तब देन टोटल चार्ज इज, तो इनका टोटल चार्ज क्या होगा, इनका जो कुल आवेश है वो क्या होगा, इनके अलजेब्रिक एडिशन यानी अलजेब्रिक एडिशन यानी इसका बीजगणित योग के बराबर होगा कुल आवेश। तो इसको लिख देंगे Q बराबर बीजगणित योग क्या है, तो दो टोटल जोड़ देंगे, ये होता है एडिशन ऑफ चार्ज। मान लो कि ये कोई सिस्टम है, +2 कूलम, +1 कूलम, -1 कूलम, ये तीन चार्जेस हैं यानी Q1, Q2, Q3, इनको जोड़ेंगे तो 2 कूलम +1 कूलम -1 कूलम बराबर इससे ये कैंसिल है 2 कूलम, तो टोटल Q कितना आ गया अपना 2 कूलम, 2 कूलम इसका आंसर आ गया। समझ रहे हो, इस सिस्टम था, सिस्टम के अंदर पॉइंट चार्जेस थे कुछ इस प्रकार और इनका टोटल किया तो टोटल Q कितना आ गया, ये सिंपल है, कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है क्या, अच्छा जी, एडिशन हो गया चार्ज का, रबिंग भी हो गई, अब क्या बच गया, अब कन्वर्जेशन बच गया, संरक्षण, कन्वर्जेशन ऑफ चार्जेस। उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आप लिख सकते हो कन्वर्जेशन ऑफ चार्जेस यानी आवेश संरक्षित रहता है, ना ही उसको हम खर्च कर सकते हैं, उसके अंदर जो आवेश के धनावेश ऋणावेश है उसका योग हो जाता है, कैंसिल हो जाएंगे और आवेश स्थिर रहेगा। इन शॉर्ट, ना तो उसको खर्च कर सकते हैं ना उसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया, ना बनाया जाएगा ना खत्म किया जाएगा। हो गया। अब क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज था वो मैं पहले बता चुका हूँ, उसका जो क्वेश्चन था वो भी करवा चुका हूँ, तो क्वांटिजेशन भी हो गया, वो भी हो गया, कन्वर्जेशन भी हो गया अपना। ठीक है, टेबल ये नोट कर लो आप फटाफट। उसके बाद अपन करने वाले हैं जो अपना क्वांटिजेशन के बाद में कूलाम का नियम है वो कर लेंगे, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या कह रहा है वो बताते हैं, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लेना।
कूलाम का नियम क्या कह रहा है, दूरी r पर q यानी डिस्टेंस r से अलग Q1 व Q2 दो आवेश स्थित हैं, तो उनके बीच की दूरी को जो उसके दोनों बिंदु आवेश है उनको आकर्षण और प्रतिकर्षण अट्रैक्ट और रिपल्स करता हुआ बल और उनकी जो दूरी है बीच में उनका स्क्वायर के समानुपाती, ठीक है। यानी इन शॉर्ट देखे जाए तो Q1 व Q2 एक दो आवेश हैं, यानी दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी मैं ले रहा हूं r है। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ क्या कह रहा है कि जो इनका बल है वो इनके दोनों परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी चार्जों के दोनों गुणनफलों के प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरी टर्म में आएगी इनके चार्ज के डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल, और कुल F बराबर F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन को तो बराबर में K लगा देंगे जैसे डेरिवेशन में होता था हमने। तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। अब आते हैं मेन बात पर। मेन बात यह है कि K की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी अपनी, वो हो जाएगी 1 की जगह लिख दो 9 इंटू 10 की पावर 9 और इसकी जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर में लिखते हैं हम, जहां एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की वैल्यूशीलता है, परमिटिविटी, निर्वात की वैल्यूशीलता। इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है, और इसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। याद रखना भाई साहब, याद रखना भाई साहब, नोट करो जल्दी से। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है कि के इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। हालांकि बात है के इसके बराबर, ये भी इसके बराबर होगा, बस। अब करेंगे अपन फोर्स इन एयर, यानी वो कूलम के लॉ के हिसाब से अगर फोर्स एयर, इसको नोट कर लिए। चलो ये डेफिनेशन तो बना ही दोगे यार, खुद जो लिखवाया है उसमें, और क्या बस मेन खेल डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला आ गया तो डेफिनेशन बन जाएगी यार आपसे। कितना इसका फोर्स इन एयर, हवा के अंदर बल, तो क्या हो, इसको लिखेंगे F नॉट से, वो सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में आर स्क्वायर, सेम वही, कोई वो नहीं, तीन तो तो। नंबर 2 पे आता है फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम को लिखेंगे FM, मीडियम ऑफ फोर्स, यानी फोर्स इन मीडियम बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में आर स्क्वायर। अब आप कहोगे यार आपने तो सेम लिख दिया, कोई डिफरेंस ही नहीं है इसके अंदर, ये ही लाइन है ये इसके अंदर, हां सेम है, मतलब इनको कर दो ये ही लाइन, ये लिख दिया। अब तो क्या दिक्कत हो गई, इसका टेबल सीधा तो एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू FM। तो ये क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक घनत्व है अपना, सॉरी घनत्व का नाम आता है आपेक्षिक वैल्यूशीलता। अरे और टिप्स में आते जाएंगे, क्या होता है एप्सिलॉन r,
सबसे पहले इसको ये वाली देख लो, इसके बराबर मैं ले रहा हूँ ये, इसके जरिए ये लिख सकता हूँ मैं भाई मीडियम एप्सिलॉन मीडियम, ठीक है। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू बतानी हमने बताया एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया भाई। ये होता है रिलेटिव अल्टीमेट, ये वाला। आ रहा है कुछ कुछ कुछ, थोड़ा बहुत नहीं, कुछ कुछ। अब एक बात बताओ, इतना तो हो चुका है, अब इसकी यूनिट पूछे कोई आपसे, क्या बताओगे? सोचो सोचो, कुछ नहीं बताना, आप नीचे के कर देना यूनिट लेसन। मात्रक भिन्न है ना, कोई मात्रक है इसका। अब इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, वही सेम इस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन क्या है ये लिख देना भाई, मार्लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन ये है कि एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है हवा के अंदर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर एफ है वो मैक्सिमम होगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन आर का मान इनफाइनाइट है, तो वो किसके अंदर, जैसे मेटल वगैरह आ गई कोई, ये तो मेटल वगैरह आती है तो इसका एफ का मान 0 हो जाता है। तो ठीक है, इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड में आया हुआ है कि 2 आवेश थे, कोई पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, वैसे सिंपल समझा रहा हूँ, देख लेना बुक में कि दो चार्ज है अपने Q1 व Q2, उनके बीच में मेटल कोई कॉपर है, तांबा, हिंदी में तांबा है, तो उसके अंदर कार्यरत बल, यानी इसके ऊपर जो बल वर्क कर रहा है, वर्क फोर्स, वो कितना होगा, F का मान 0, और हम कर 0। बताओ क्या था इसमें, अनंत है, F का मान 0 हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, अनंत। दो पूछे गए थे इसके अंदर, इसका रिलेटिव अल्टीमेटली तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 0 हो जाएगा। बस इसी प्रकार इस पे पूछूं कि हवा के अंदर दो आवेश 1 कर देना, एप्सिलॉन आर को, और उसके अंदर फोर्स है वो मैक्सिमम, जो ऊर्जा मतलब अधिकतम बल उत्पन्न हो गए। अब करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुल आवेशों के लिए, बहुल आवेशों के लिए, बहुल आवेशों के अंदर कुछ भी नहीं है। बहुला जो अरे मतलब बहुत आवेश देते ना, मतलब चार्ज, एक तो सिंगल, डबल, ऐसे ट्रिपल, दो से ज्यादा, यानी कोई एक चार्ज है, उस पर किसी अदर चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, तो वो क्या, उस फोर्स को हम किस प्रकार करेंगे, उस प्रकार करेंगे तो उसके चार्ज पर दूसरे हिसाब से लगने वाला जो चार्ज है ना, अदर अदर मतलब जैसे कि मान लो सिंपल भाषा में कहें कि एक चार्ज है, वो अदर चार्ज की वजह से उस पर कोई कार्य कर रहा है, जो बल है वो टोटल हो जाएगा उसका कुल बल, जो पहले वाला वो बल, फिर जो दूसरा उस पर कार्य हो रहा है वो, ऐसे जो लास्ट तक जो बल है वो, जैसे अपने एडिशन ऑफ चार्ज में किया था ना, ऐसे में थोड़ा सा समझा दूंगा कैसे हो जाएगा। इसी हो जाएगा F1 का वेक्टर प्लस वेक्टर में बुलाया, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हर चीज में ये काम आता है। अगर डायग्राम बनाएं इसका तो क्या हो जाएगा, वो एडिशन की तरह मान लो कि इसको Q1 Q2 Q3 आवेश है, तो सबसे पहले Q0 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 ये है, ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज रखना, एंड ये तीसरा चार्ज। Q0 से Q1 के बीच की दूरी R01,
ये लिख रहा हूँ, इसके बीच की जो दूरी r02, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r03। Q01 से Q01 की वजह से जो बल कार्य होगा, जो जो बल काम करेगा, जो वर्क करेगा, वो बल हो जाएगा F01। इसकी वजह से जो काम करेगा वो हो जाएगा F03। 0 से 02 के बीच का जो हो जाएगा F02, ये हो जाएगा। अब मान लो मैं पूछूं आपसे वेक्टर F01, तो क्या करो बताओगे आप बताओगे K Q Q अपॉन R स्क्वायर। तो क्यों पहले क्यों के लिए लिखोगे 0, 01 के लिए बताना है ना, दूसरे के लिए 1 और R01 का स्क्वायर। इसी प्रकार F02 बराबर क्या हो जाएगा, K Q0 हो जाएगा R02 का स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा टोटल करोगे तो F बराबर में वेक्टर F01 प्लस वेक्टर F02 प्लस डैश F0n, 0n सॉरी मतलब दो भी हैं, 0n ही आएगा वैसे भी F0n, ठीक है, ये बन जाएगा। समझ में आएगा? हाँ, इसके अंदर K कॉमन भी आ जाएगा वैसे, और बाकी फिर ऐड हो जाएगा। तो बस ये था भाई, इसको भी नोट करो जल्दी से। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, और इसके अंदर आप अगर डायरेक्शन शो करना चाहो तो लिख देना भाई, डायरेक्शन शो करनी आती होगी आपको। सर्दी का मौसम है, जैसे ही क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता था कि अगर किसी चीज को, ये कोई मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, यानी वस्तु थिंग मान लो जो भी है, आप इसको इस प्रकार लेके जा रहे हो और अचानक से ऐसे अट्रैक्ट हो जाए इसकी तरफ, हालांकि मैंने तो इसको पकड़ लिया लेकिन ऐसे चिपक जाए इसके, तो यहाँ से चिपका है ना वो, यहीं से, तो ये इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र भी होता है अपना, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी होता है, यानी चार्ज जो होता है उसके अराउंड चारों ओर का वो स्थान जो हमें इलेक्ट्रिक जो अपना फोर्स है उसका अनुभव कराए, उसको शो कराए, और चार्ज है उसको शो कराए कि ये इस पे अप्लाई हो रहा है विद्युत बल। तो क्या हो जाएगा ना विद्युत क्षेत्र, जैसे कि मान लो थोड़ा सा मैं आपने ये रिपल्स नहीं बताया मैंने, ये देख लो एक बार। हालांकि कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो प्लस, ये माइनस, दोनों डायग्राम मिक्स में कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 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 में देख लो, आप वैसे बता देता हूँ, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट आकर्षित करते हैं, प्लस प्लस रिपल्स करेंगे, यानी लाइक चार्ज होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस भी करेंगे, अब वो माइनस प्लस सेम में आ जाएगा, ये तो जनरल बात हो। अब प्लस माइनस है तो जो चार्ज है वो जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, इस प्रकार ओपन करो बनाते हुए, और ये रेखाएं हैं ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे कभी, प्लस से माइनस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है ना, वो प्लस कहेगा तो दूर भाग जाए भाई, प्लस अपनी तरफ नहीं बुलाता है, दूर जा, माइनस हटा जाए भाई, तू भी आ जा, तू भी आ जा, यानी ये परपेंडिकुलर क्या करता है, आउटसाइड करता है, बाहर की ओर, ये परपेंडिकुलर इनसाइड माइनस चार्ज, ठीक है, पहली डेफिनेशन। दूसरी मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है और इसके ऊपर ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस प्रकार से दो भी बना दिया मैंने, इस प्रकार
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है, इस प्रकार इस साइड है, ठीक है। एंड नंबर 3 पे जो आती है, नंबर 3 की बात करें कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती क्या है, इमेजिनरी लाइन होती है, जिनको हम अपनी कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों आपस में काट देगी, नहीं काटेगी, क्यों, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी एंड इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो टू डायरेक्शन के कारण ये एक दूसरे को नहीं मतलब नहीं अप्लाई होती इस पे। जैसे कि मान लो सिंपली भाषा में मैं बताऊं आपको कि भाई दो रेखाओं के ऊपर अगर मैं ये इनको मिला रहा हूं तो क्यों मिलेंगी, क्यों मिलेंगी ये बताओ ना, ओनली वन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वन डायरेक्शन के अंदर होगा, दो डायरेक्शन की होगा, तो ऐसे कोई एक बिजली इधर 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 बिंदु से तरफ, ठीक है। नंबर 4 है, नंबर 4 पे ओपन करो, प्लस से माइनस सीधेगा, पहले ये कुछ नहीं, परपेंडिकुलर आउट गोइंग इनकमिंग, पोपटलाल इनकमिंग। और 2 नंबर पर आता है अपना, इसके अंदर एक डायरेक्शन होगी, और तीसरा अगर मैं इसको प्रतिच्छेद करूं, इसके ऊपर कट कराऊं तो नहीं होगी, तो इसके अंदर दो डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि टू डायरेक्शन हो गया ना, जहां पर ये संभव ही नहीं होगा, इतना जल्दी से नोट कर लो आप। और एक बात और बता रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म लाइन आएंगी, एक समान लाइन होती है सारी, यूनिफॉर्म एक समान, ये भी नोट कर लेना पॉइंट के अंदर। देखो छोटा छोटा पॉइंट बनवा रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी बार का जो पैटर्न है एग्जाम का वो स्मॉल ही है, बड़ा पैटर्न आपकी बार नहीं आ रहा। जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बार शायद 1.5 नंबर के आ सकते हैं शायद शॉर्ट क्वेश्चंस। इस चैप्टर के अंदर गाउस लॉ है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के थ्रू, और वो आपकी बार कम कर दिया गया है। इसके अंदर एक दो पॉइंट होते हैं पर चैप्टर के, एक एक दो दो पॉइंट हटा रहे हैं सरकार, और अदर्स जैसे मान लो केमिस्ट्री वगैरह तो चैप्टर ही गया सीधा ऐसे। इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स थे वो रख दिए, बाकी हटा दिए। तो आगे आप आगे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो लाइन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, प्लस से माइनस जाती हैं, यानी धनावेश से ऋणावेश की तरफ, ठीक है। इसका एक विद्युत क्षेत्र होता है लाइन का, एक समान होती है, खुला वक्र बनाती है ये लाइन, खुला वक्र ऐसे, नहीं ऐसे मिल गई देख लिया आपने। चलिए द्विध्रुव है, डाइपोल पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब आएगा ना मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ चुका है, तो बढ़ रहा है, चुका नहीं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है, क्यों भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहता है, सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता है कि इसके अंदर 2 चार्ज होंगे, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, डेफिनेशन बना लेना। इसकी नेचर है, जो इसकी प्रकृति होगी वो अपोजिट होगी, यानी प्लस माइनस हो जाएगी, नंबर 2 हो गई। नंबर 3 है स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कम दूरी के अंदर आवेशों के गुणनफल, या फिर आप कह सकते हो कम दूरी के अंदर, हाँ किसी एक आवेश, यानी ओनली वन चार्ज,
एंड उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो कम दूरी, जो भी मान लो, कुछ भी मान लो, उसके मल्टीप्लाई को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको शो करते हैं P से। मान लो Q1 Q2 दो आवेश हैं, जिनमें से Q जैसे मान लो एक बार मैं Q ले रहा हूँ, सिंपल इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा, ये 1 जोड़ो, तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q ले लिया, और इनके बीच की दूरी है 2a, मानो ये O है बीच, ये A है, ये A है, तो टोटल दूरी के 2a इंटू 2a, यानी P बराबर में हो जाएगा 2aq। हमेशा याद रखना, आप आए हर बार काम आएगा, बस ये याद कर लो, P बराबर 2aq, बस। इलेक्ट्रॉन डाइपोल कुछ भी नहीं है, इनकी दूरी कति स्मॉल डिस्टेंस है, दो आवेश हैं, नेचर प्लस माइनस के हैं, ये प्लस क्यू है मान लो, ये माइनस क्यू है, नेचर अलग अलग है। और एक बात और, इसको माइनस ले लो, ये किस तरह हल होगा, माइनस से प्लस भी होगा, इस प्रकार। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग था, डाइपोल अलग है, फील्ड अलग था, डाइपोल अलग है। डाइपोल के अंदर ये माइनस से प्लस जाएगा, और उसके अंदर प्लस से माइनस हो रहा था। ठीक है, आया क्या समझ में? इलेक्ट्रो डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे अब, विद्युत द्विध्रुव। जब पानी पी लेता हूँ यार मैं, लिख लो आप तब तक। ये नोट कर लो, इलेक्ट्रो डाइपोल मूवमेंट इसी के अंदर है, इसी में डेफिनेशन लिखो तो लिख दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वही बता दिया। जो अपना इलेक्ट्रिक हो, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अस्तित्व इसकी वजह से है भाई, एक डेफिनेशन ये है। दूसरी ये बनाए दोगे आप, कम दूरी के अंदर किसी एक आवेश का उनके बीच की दूरी का गुणनफल ये होता है, दो है। और बस दो डेफिनेशन तो ये लिख लो आप। ठीक है, अब करते हैं अपन, इसको लिखने के बाद क्या क्या हो गया अपना, आवेश के बारे में भी हो गया, विद्युत क्षेत्र भी बता दिया, और विद्युत क्षेत्र के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हो गया। अब आता है कोई अपना जो पॉइंट चार्ज है ना, उसके ऊपर, उसके कारण हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने तो चैप्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो वो बताता हूं। एक ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना KQ/R, ये याद रखना। इसमें हाँ, स्मॉल r डिस्टेंस, प्लस क्यू चार्ज है, अरे टेस्ट चार्ज, चार्ज का टेस्ट पर आवेश परीक्षण रूल अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, इसकी वजह से ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसको रख कर देता हूँ। फटाफट एकदम से आप पीछे जाकर थोड़ा सा रिवाइज करो फटाफट। चैप्टर में जितना भी आपने पढ़ा है तो रिवाइज कर लो। और
अब करेंगे अपन जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इंटेंसिटी है ना, तीव्रता, उसको हम करेंगे F/Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी याद रखना, बहुत काम आएगा भाई, बहुत काम आएगा। अब आता है ध्रुव के कारण अपना जो इलेक्ट्रिक वो है क्या, क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर बीमा बता दो ना, न्यूटन बाई दो ना। चलो यार इसको खत्म करते हैं। तो में सबसे पहले एक्सियल लाइन पर डायपोल है ना अपना, इसके अंदर एक्सियल लाइन पर देखेंगे कि कितनी इसकी इंटेंसिटी होती है, तीव्रता देखेंगे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो सबसे पहले देखोगे ये अपने पास माइनस क्यू, ये अपना प्लस क्यू, जैसा कि आप जानते हो माइनस से प्लस हो जाता है, और इसके बीच में ले रहा हूं ये डिस्टेंस है, देखना आराम से, और जो ये मिडल पॉइंट है इसको ले रहा हूं O, एंड इधर A है, इधर भी A है, इसकी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इसकी हो गई 2A। यहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट से मैं अलग कोई पॉइंट ले रहा हूं, P पॉइंट, P पॉइंट ले लिया मैंने, P। इस पॉइंट पर प्लस क्यू, हाँ अब इसकी डिस्टेंस हो देख लेते, तो O डिस्टेंस से, इस O पॉइंट से P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपनी है R, ठीक है, R ले लेना है, स्मॉल r। अब ये स्मॉल r है, ये A है, तो टोटल माइनस क्यू से और इस तक की कितनी हो गई, R प्लस A, कोई दिक्कत, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये बची, यहां से यहां तक तो है R और ये A है, तो ये A है, ये यही वाली दूरी और ये दोनों बराबर है, इसको इसमें R में माइनस कर दूंगा तो ये दूरी निकल आएगी, तो R माइनस A। छोटा सा लॉजिक था, कुछ नहीं था, बस टाइम थोड़ा सा इसमें ज्यादा हो जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं है, समझ में आ गया अपने। मैंने दो जो पॉइंट चार्ज लिए हैं Q और A, प्लस माइनस Q और प्लस Q, माइनस Q और प्लस Q के बीच की दूरी है टोटल 2A, और हाफ दूरी A हो गई, उसके बाद इसकी R माइनस A हो गई, इसकी टोटल दूरी R थी और ये R प्लस A हो गई, सिंपल है, कोई कुछ नहीं है। अब मैं ले रहा हूं कि भाई प्लस Q के कारण, यानी इसके कारण P के ऊपर विद्युत क्षेत्र, उसकी ये किस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इस साइड, और इसके कारण माइनस क्यू के कारण इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, इसको मान लो E1 और इसको मान लो E2, इस साइड आ रहा है, तो E1 तो प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर, P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं, ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन, KQ/R², ये लिख सकते हैं जहां R है। अब इसको तो उठाते हो, ये आप जानते हो वैसे तो जनरली, तो अब इसकी जगह क्या करोगे, प्लस का क्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस भूल जाओ, प्लस क्यू के बस मेन बात इसको याद रखना है, तो KQ/R है, R² यानी इसके बीच की दूरी, ये वाली सॉरी, प्लस क्यू के कारण इसके बीच में, तो आप इसको ऐसे सीधे डायरेक्ट नहीं, तो वैसे आपको ये बात पहले बता भी दी थी मैंने, ये वाली R², ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार ये तो है E1, माइनस क्यू के कारण वो सेम एज इट इज P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, वेक्टर P2,
बराबर क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर प्लस ए स्क्वायर, आर प्लस ए स्क्वायर। अब टोटल की बात हो रही है यहां से यहां तक, तो टोटल ये आ जाएगा ना आर माइनस ए का स्क्वायर। अब जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो अपना अध्यारोपण का सिद्धांत है, अध्यारोपण का सिद्धांत वो क्या कह रहा है अपने को, तो कि हम इसको जोड़ते हैं, बीजगणित योग करेंगे हम इसका, पहले इसका करेंगे अलजेब्रिक एडिशन होता है। अलजेब्रिक एडिशन टोटल अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, टोटल ई बराबर हर टाइम ये यूज हो रहा है ना, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट में है, विपरीत में है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, वेक्टर ई बराबर में e1 माइनस वैसे एक बार वेक्टर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर लगाओ वैसे वो तो डायरेक्शन होगी लेगा, तो ये आ जाएगा e1 माइनस e2। तो कुल ई निकालने के लिए के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस में ए का स्क्वायर। कुछ आया समझ में अब तक, ये हो गया। अब मैं ले रहा हूं के क्यू को तो कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर बच गया 1 माइनस 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें इसका डिवाइड डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, तो आर प्लस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का आर माइनस ए का होल स्क्वायर, सेम इसी आर प्लस ए का स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। इतना क्लियर है, बाहर के क्यू लग जाएगा बराबर बराबर में, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो सिंपल में है, स्पेस नहीं है ना उस वजह से, आर है, आर का स्क्वायर माइनस से कैंसिल हो गया, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचेगा 2ar प्लस का 2ar और ये माइनस का 2ar है, तो माइनस का साइन इधर है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2ar, तो प्लस का 2ar प्लस प्लस का 2ar बराबर 4ar। इस क्वेश्चन का सिस्टम बच गया ऊपर वाला 4ar, तो इधर लिख दो e बराबर 4ar, और बाहर लगा दो k3 अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की होल स्क्वायर है, बाहर मतलब समझ रहे हो ना, आर माइनस ए स्क्वायर और ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ना, उसी प्रकार तो ये हो जाएगा आर की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, अब देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, जो इधर उधर देख लो, इधर समझ लो, जो अपना आर है आर स्क्वायर वो ग्रेटर देन है ए स्क्वायर, यानी बहुत ही बड़ा है यार ए से, जो कि आप जानते हो। तो इसको मैं 0 के बराबर मान लूंगा तो बचेगा आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ही बता रहा हूँ, आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, इधर लिख देना आर स्क्वायर ग्रेटर देन ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, इसके बाद ये बच गया, तो आर की पावर 4 लिख दूं सीधे, आर की पावर 4। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि t की वैल्यू आपको याद रखनी है 2aq और ये क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच की अल्प दूरी सेम ही ऐसे तो मन था, अल्प दूरी और उसके किसी एक मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, 2a मल्टीप्लाई 2a बराबर b डायपोल के अंदर। तो अब देखो r की पावर 4 आ गई, अब इस r से ये काटेंगे तो r की पावर 3 हो जाएगी, तो इसको मैं बाद में इधर से दे रहा हूँ, चलो इसको थोड़ा सा और, अभी तो जगह है ये हो गई। अब e बराबर क्या हो जाएगा, 4a r को क्या लिख सकता हूँ 2a, क्यों लिख दूं एक साइड इधर और इधर लिख दो 2k, अपॉन में इसको लिख देता हूं r, और ये 2r भी होता है 2a क्यों r के r, ठीक है, अपॉन में r की पावर 4, इस r से ये r कैंसिल तो बच जाएगा r की पावर 3, वो पहले भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं, r की पावर 3 लिख दिया।
और इसकी जगह पी लिख देते हो, तो ये फॉर्मूला अपना क्या होगा, ई बराबर में 2kp अपॉन में आर क्यूब। सिंपल फॉर्मूला तैयार हो चुका है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपकी, ठीक है। वो भी एक्स की लाइन के लिए का मान ये हो जाएगा, और इसके आगे आप वेक्टर लगा दो, वो वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा, इसकी डायरेक्शन छोड़ दीजिए। सिंपल सा है, फिर से बता रहा हूँ अगर फटाफट। देखो दो आवेश थे, इनके बीच की दूरी ये सब आपको पता है, Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये थी, ये और Q माइनस Q के कारण ये हो गई। और उसके बाद इनका जो अलजेब्रिक योग है ये इस प्रकार होता है। थोड़ी 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 आप बीच में लिख देना, क्योंकि थोड़ी लिखने के तो टाइम ज्यादा जाएगा। उसी प्रकार ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप पहले से करते आ रहे हो कैलकुलेशन के एक तरह, वो इसका रोल नहीं है ज्यादा, बस कर लोगे आप इतना, जितना आप सोल्व करोगे इनको उतना ही आएगा आपको। एक बार दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो लिखना है वो लिख लो 1-2 मिनट के अंदर, फिर हम करेंगे अपना जो निरक्ष रेखा इक्विवेलेंट लाइन है, ठीक है। विषुवत रेखा, निरक्ष है, जो भी आप बोल सकते हो, जल्दी से लिख दो उसको भाई, फिर मिटाएंगे। तो आई होप गाइस आपने ये लिख लिया होगा, मिटाते हैं भैया इसको। अब इससे भी मजेदार है निरक्ष रेखा, विषुवत रेखा, वो देखना मजा आएगा भैया। देखो निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ सकता है एग्जाम के अंदर, ये क्या इंपॉर्टेंट लगा दो, ये आ सकता है, मेरा मन कह रहा है ये आ सकता है। देखो सेम वही चीज है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, कैलकुलेशन बढ़िया होने वाली है, बार बड़ी सी, तो करते हैं इधर वही सेम का पहली वाली चीज है, उसको बड़ा नहीं बनाएंगे। ये दो अपने चार्ज हैं, इनके बीच की दूरी ये a है, ये a है, आप सब जानते हो, टोटल दूरी 2a है, इसका कोई काम नहीं वैसे तो। अब मैं इसके ऊपर इसके बीच की दूरी निकाल रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से लंबवत खींची गई रेखा निरक्ष रेखा कहलाती है। क्या कहोगे कि दोनों चार्ज के अंदर जो चार्ज के बीच की जो उसका जो मीडियम पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट लाइन, निरक्ष रेखा, विषुवत रेखा। तो ये हो गई। अब मैं इसी को इस प्रकार एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ऐसे बनेगा, लेकिन तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। तो ये दूरी जो डिस्टेंस है इसको मैं दे रहा हूँ r, जो ये निरक्ष रेखा की लाइन है ये वाली, इसको r दूरी दे दी मैंने, इसको xs बोल देते हैं, दोनों बराबर हो गई। ऐसे अगर साइन देना चाहो तो abc दे सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ये इसके ऊपर कोई पॉइंट है, इधर p बिंदु बना, ये इस प्रकार बनेगा आपके पास, p बिंदु बन गया। वैसे तो और ऊपर है p बिंदु, यहीं से ऐसे घटक बना देते हैं अपन, इसकी दिशा में घटक बनेगा e a sin थीटा, ये e b sin थीटा बोल दो, इसकी जो डायरेक्शन वो अलग अलग हो गई ना, ये सेम कंडीशन में बनेगा। e1 दे दो, हाँ e1 e2 दे दो ना, ये e1 cos थीटा हो जाएगा और ये e2 cos, ये सेम दिशा में बनेगी, सेम डायरेक्शन के अंदर। ये कुछ ये डायरेक्शन शो कराई है मैंने, जो कि आप सबको पता है 90 डिग्री होता है थीटा, ठीक है, ये थीटा। अब कुछ नहीं, सीधी सी कैलकुलेशन करते हैं, वही अपना अलजेब्रिक रूल लगाएंगे। तो e बराबर क्या पता है, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर इसका डिवाइड यूनिट हो जाएगा, ये सब तो आप जानते हो कि e बराबर 2a³ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जानते हो नहीं,
अभी भी कह रहा है बार बार में काम आएगा भाई, याद रखना आपको। तो E बराबर में आ जाएगा E1 प्लस E1 प्लस E2। क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है तो पहले एक बार ये लिख देते हैं। E1 का मान कितना होता है? E1 का मान होता है KQ, ये वाला ये बनेगा ना पूरा KQ, दूरी x है, x स्क्वायर हो जाएगी। इसी प्रकार E2 की भी सेम दूरी आएगी, सेम चीज है ना। तो E1 बराबर है E2 के, कोसाइन थीटा कोस थीटा आप अगर लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, लगाएंगे आगे। ये क्या क्लियर है सिस्टम सारा? अब इनको जोड़ते हैं दोनों को। KQ का होल स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर प्लस में KQ का x स्क्वायर, क्योंकि E1 बराबर E2 तो E1 E बराबर हो जाएगा KQ x स्क्वायर और ये आ जाएगा cos थीटा। इधर भी लगा लो आप, करना चाहो तो पहले इधर ही लिख देते हैं, पहले हाँ आगे लगा देते हैं। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इधर भी cos थीटा लगा दो और इधर भी cos थीटा लगा दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। cos थीटा c लगा रहा हूं मैं, ऐसे c का ये बन गया मतलब टोटल अपना। क्योंकि आप जानते हैं cos थीटा इधर जैसे लेके चलते हैं, ये ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ये r है, ये x है, ये a है, लंब बटा आधार L अपॉन ए बराबर में cos थीटा बराबर में क्या हो जाएगा इसका L अपॉन में a, सॉरी L अपॉन में a, तो L कितना है a है और a का मान कितना है x आधार बेस, थीटा का मान लिया तो थीटा का मान इधर के देंगे तो a अपॉन में x, cos थीटा बराबर में a है, a अपॉन में x कर लोगे इतना, ब्रैकेट में लिख देना cos थीटा बराबर a अपॉन में x, मान रखोगे तो वेक्टर अपॉन में KQ अपॉन में x स्क्वायर a अपॉन में x इनटू में, सीधा डायरेक्ट कैसे लगाएंगे तो हम आ जाएगा ये KAQ अपॉन में x की क्यूब, ये बन जाएगा बस सिंपल। अब जैसा कि आप जानते हो वो ये है अपना ट्रायंगल, ये a है, ये r है, ये x। तो अपने को अगर x की वैल्यू x स्क्वायर सॉरी बात x की बाद में ज्ञात करेंगे तो क्या जाएगा, होता है r स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का रूट, अंडर रूट होता है तो अंडर रूट की जगह मैं ले रहा हूं 1/2, गणित में ये पढ़ा होगा, इसका मान होता है 1/2, समझ रहे हो ना, रूट की वैल्यू 1/2। इसी प्रकार अगर x क्यूब की वैल्यू निकालें तो सेम हो जाएगी, ये तो सेम रहेगी, 3/2 आ जाएगा ना, x क्यूब बराबर 3/2, इसका मान करेंगे तो 3/2 है और अंदर कितना है ये। अब इसको सोल्व करते हैं, ये लिख लिया ना आगे, ये डाल देते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करके लिख देता हूं मैं, x बराबर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3/2 सॉरी 1/2, तो x क्यूब बराबर में आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3/2। जैसे कि हम जानते हैं r स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, a का मान 0 हो गया, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो वेक्टर e बराबर में आ जाएगा KAQ अपॉन में r स्क्वायर की क्यू हो जाएगी 3/2, 3 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3r क्यूब, तो टोटल अप्रोक्स कितना बन जाएगा, e बराबर में आ जाएगा AQ अपॉन में आ जाएगा r क्यूब। एक चीज आपने देखी क्या,
ये वाला करेंगे तो ये इसे यार 2 आना चाहिए ना, कि दोनों बराबर है तो 2 गुणे हो गए इसके, है ना। क्या ध्यान है आप सबका। ये इस साइड हो गया, ये इस साइड हो गया, तभी मैं सोच रहा शॉर्ट क्यों नहीं हो रहा। अब इसके अंदर ये शॉर्ट हो जाएगा। अब 2k यानी 2a तो केपी लिख देंगे इसको डायरेक्टली, हम इधर भी है केपी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे बता देता हूँ अब बात आ गई तो ये हो जाएगा केपी अपॉन में आर स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्यूब, हाँ। आपने ये फाइंड आउट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये है ई क्यू की वैल्यू। तो आपको पता है कि ई इसके अंदर HCl की वैल्यू होती है, ई HCl की वैल्यू होती है 2kp अपॉन में r2 एंड ई इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है, निरक्षीय की रेखा की वैल्यू होती है ओनली kp अपॉन में r3। तो आप इसको कह सकते हैं ई HCl बराबर में 2 इंटू ई इक्विवेलेंट, और ये तो हो जाएगा, तो सॉरी बराबर हो जाएगा ना, तो बराबर आप लिख सकते हैं 2 इंटू इक्विवेलेंट, और अपने को इसका अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी हिंदी में लिखे तो अक्षीय, ई अक्षीय बराबर 2 गुणा ई निरक्षीय, ठीक है। इसका एलसीएम जो इसका रेशियो है वो कितना हो जाएगा 2/1, ये भी आया होगा, ये भी एक क्वेश्चन बन गया अपना, आराम से नोट कर दीजिए। अरे कुछ नहीं है, अक्षीय और ये जो अक्षीय रेखा निरक्षीय रेखा है ना, अक्षीय रेखा 2 गुनी होती है, किसी निरक्षीय रेखा है, ये फाइंड आउट करना है आपने, ये फाइंड आउट आपने कर लिया, निकालो। लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो। जो बराबर है वो तो अब की बार आएगा नहीं, जो अपना इसके ऊपर जो बराबर होता है ना, एक भी होगा वो, चलिए तो हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स और उसका बल आगे निकालेंगे, तो का मान निकालना है अपने को। तो की वैल्यू निकालनी है, इंपॉर्टेंट है ये। तो भाई क्या है, द्विध्रुव के कारण डायपोल के कारण अपना बल आघूर्ण अपने को बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बल आघूर्ण बताना है, बल आघूर्ण फोर्स मोमेंट ऑफ देखो। तो इसके अंदर बल आघूर्ण करेंगे द्विध्रुव के कारण डायपोल के कारण बल आघूर्ण क्या होगा देखिए, वही सेम यार अपने को, ये सब चार्जों के मध्य चैप्टर चार्ज का है यार। ये मान लो कोई -2 चार्ज है, ये मान लो कोई +2 चार्ज है, इस साइड की तो लाइन मान लो प्लस है, वैसे यूनिफॉर्म उसमें लाइनों के अंदर है, जैसे रिप्रेजेंट इसके अंदर कर रहा हूं, इस साइड माइनस माइनस मान लो, माइनस डायरेक्शन होगी ना। अब देखो इनके बीच की दूरी सबको पता है 2a है, ये है ये, और इस प्रकार ऐसे जो लंब है, अब डायरेक्शन देते हैं सबकी बार a b c। तो इस a पॉइंट पर क्या होगा अपना जो फोर्स लग रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीच की दूरी 2a है और ये पर एक फोर्स जनरेट हो रहा है, वो भी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, तो ये हो जाएगा QE, ये इससे F बराबर QE मान के चलना अपने को, ये C के बीच की दूरी। तो आपको पता है
एक बार इसमें ये निकाल लेते हैं कि AC अपॉन AB हाँ बराबर साइन थीटा ले रहा हूं मैं। AC की वैल्यू ये है, तो ये है AP है, AP का मान 2a है तो 2a लिख रहा हूँ। AC बराबर में 2a बराबर साइन थीटा, और AC का मान अपने को फाइंड आउट करना है तो 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा ये हो गया 2a साइन थीटा। अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक हमने किया है कि इसके दो आवेश थे, इनके बीच की दूरी कितनी है 2a है, 2a है, और इनके लंबवत दिशा के अंदर इधर भी एक चीज और बता देता हूँ, इधर एक इनके जो लंबवत पर बीच में लंबन थीटा कोण हो रहा है, जिसके कारण इसके अंदर जो इसकी विपरीत तो इसकी क्या है नेचर है, और विपरीत दिशा में इसके ऊपर एक कार्य बल कर रहा है, जिससे कि इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाता है 0 हो जाता है, क्योंकि इनकी क्या है नेचर अलग अलग है ना, इसके कारण इसके फोर्स 0 हो जाता है। 0 होने के कारण अब हम इसके ऊपर इनकी जो बलों की जो इनका जो बलों का इसका जो फोर्स का पूरा वर्क है वो अलग अलग हो गया, फिर अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण इस पे एक अलग फोर्स जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टो पे, टो से ये वाला, तो इसके ऊपर अध्यारोपित करेंगे, टो को इस पे अध्यारोपित करेंगे तो टो बराबर क्या होता है, एक आवेश का परिमाण बल कितना है क्यू है, गुणा में इनके बीच इनकी जो किनारी रेखाएं हैं उनके बीच जो लंबवत डिस्टेंस है ना इनकी क्या है, इनके जो अपन ने जो फोर्स का काम किया है इनके बीच की जो लंबवत दूरी डिस्टेंस है सामने वाले ये वाली, इस डिस्टेंस का मल्टीपल है दोनों आवेशों के बीच के विभिन्न रेखाओं की ये वाली क्या जाएगी AC, उसके मल्टीप्लाई में AC का मान आपको पता है 2a sin थीटा है, 2e into में 2a sin थीटा बराबर तो 2a sin थीटा का 2a क्यों बराबर PE, तो ये हो जाएगा PE sin थीटा, डायरेक्शन में करेंगे तो टो बराबर में PE, समझ में आएगा, टो का मान PE निकल के आ गया अपना। तो भाई क्या है, कुछ भी नहीं है, देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अपने पास दो चार्ज थे, दो चार्जों के बीच की जो दूरी है वो 2a है, फिर इनके ऊपर हमने फोर्स जनरेट किया, फोर्स जनरेट करने के बाद अलग अलग डायरेक्शन होने के कारण इनकी जो नेचर है वो अलग अलग है, तो इस प्रकार हो गया, तो नेचर अलग अलग होने के कारण इनका जो फोर्स है वो टोटल 0 हो गया, क्योंकि इनकी फिर दोनों की रेखाएं की मध्य जो लंबवत दूरी है, दोनों का क्रियाओं की रेखाओं के मध्य जो लंबवत दूरी है वो है 2a sin थीटा ये वाली, तो अब हम इसके ऊपर ये फोर्स 0 हो गए तो इसके ऊपर एक अलग फोर्स जनरेट करेंगे, वो है टो को जनरेट, टो क्या कह रहा है कि जो उसके ऊपर एक जो उसका मैग्नीट्यूड का जो क्यू मैग्नीट्यूड का ऊपर कोई भी एक मैग्नीट्यूड यानी किसी भी एक परिणामी बल आवेश के ऊपर जो परिणामी बल है वो क्या है क्यू ही है, F बराबर क्यू वो, और उसके गुणा में जो इसके बीच के दोनों का बलों के कार्य के मध्य की लंबवत दूरी है 2a sin थीटा ये AC, इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है ये, तो टो बराबर में ये हो जाएगा QE, और जैसे कि आप जानते हो P बराबर 2AQ, और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, चलो भाई नोट कर लो इसको, और फिर करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो चलो भाई इसको रब कर देता हूं मैं, अब पढ़ते हैं अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं अब।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि मान लो कोई ये एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो बंद पृष्ठ के ऊपर हम किसी बंद पृष्ठ के ऊपर इसका एरिया है ये, किसी बंद पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइन, टोटल इलेक्ट्रिक लाइन कुल संख्या, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, संख्याएं क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक लाइन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन इस प्रकार, इस प्रकार ये हो रहा है, ये होता है ई, और इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम इसके अंदर बाहर लगा दें cos थीटा, सिंपल सा है, ये बन जाएगा। और डायमेंशन फॉर्म ले लेंगे तो ये हो जाएगा ठीक है। अब तीन इस पे एक इसका जो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर। और इसकी विमा जो इसका डायमेंशन होता है m1 L3 T-3 और A इनवर्स n के वैल्यू, ये बन जाती है बराबर डायमेंशन। अब तीन कंडीशन इस पे अप्लाई हो रही है, जल्दी से देखते हैं। पहली सी कंडीशन है इसके अंदर, जब इसके अंदर ए cos थीटा है, ये प्लस cos थीटा वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा EA, फ्लक्स का मान ये आ जाएगा। नंबर 2 पे फ्लक्स ये cos थीटा है, सेम ही कंडीशन है, अगर मैं थीटा की वैल्यू ले रहा हूँ 90 डिग्री, तो cos 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, फ्लक्स का मान 0। अगर तीसरी कंडीशन है थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो -1, तो इतना हो जाएगा -EA, फ्लक्स का मान हो जाएगा -EA, सिंपल होगा, -EA, ठीक है। नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो फटाफट। और इसके अंदर एक चीज ये भी है, अगर हम इसके अंदर जो पॉजिटिव साइन है वो तो करेगा आउटगोइंग, बाहर जाओ, या मैंने पहले बता रखा है आउटगोइंग साइन, और जो नेगेटिव साइन है वो इसके अंदर अपने को बताता है इनकमिंग, आ जाओ अंदर की तरफ, इनकमिंग लाइनों के बारे में बताएगा, आ रही लाइन और जा रही लाइनों के बारे में। जल्दी से नोट करो, जल्दी भाई जल्दी करो। अब आते हैं अपन इसके बाद गाउस लॉ के ऊपर, गाउस का नियम, कूलॉम का नियम, गाउस का नियम इस प्रकार वर्क कर रहे थे। कूलॉम का नियम तो होगा जो मिला, करें इसको रफ फटाफट, लिख लिया, चलो तो भाई गाउस लॉ करते हैं। गाउस लॉ क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बता देते हैं। गाउस लॉ हमको बताता है, सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको थोड़ा सा, गाउस का नियम, गाउस लॉ हमको कहता है कि कोई भी विद्युत फ्लक्स है उसका मान किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो अपना नेट चार्ज है, नेट चार्ज यानी फ्लक्स का मान बता रहा हूं, ये गाउस का नियम है कि फ्लक्स के बराबर क्या होगा कि जो अपना नेट चार्ज है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, उसका नेट चार्ज
नेट चार्ज बोल सकते हैं अपन सिग्मा या फिर एप्सिलॉन, जो भी आप बोलते हो एप्सिलॉन सिग्मा क्यू टोटल चार्ज नेट चार्ज के बराबर है। ठीक है, एक बार ये से बता रहा हूँ। हाँ, नेट चार्ज ये हो गया। तो जो फ्लक्स है वो नेट चार्ज इसके एप्सिलॉन क्यू के, और जो फ्री स्पेस के अंदर जो अपनी हवा के अंदर जो परमिटिविटी है, जो अपनी वैद्युतशीलता है, उसके एंटी प्रोपोर्शनल के मल्टीप्लाई होगा, यानी नेट चार्ज अपॉन फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के इक्वल होगा। तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन में सॉरी एप्सिलॉन सिग्मा जो भी बोलते हैं मैं उसमें एप्सिलॉन नोट, ये बन जाएगा गाउस का नियम के अनुसार। ये फॉर्मूला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एप्सिलॉन एल की वैल्यू क्या होती है ये अपन पढ़ेंगे आगे, जब जो इनफाइनाइट लाइन आएगी ना अपनी, उसके अंदर गाउसियन सरफेस बनेगी। गाउसियन सरफेस के ऊपर जो अपना क्या बोलते हैं, उसके ऊपर जो अपना जो चार्ज वायर है ना, उसके अंदर अरे जो इनफाइनाइट लेंथ है उसके ऊपर चार्ज वायर की बतानी है, यानी अपन बोल सकते हैं अनंत लंबाई वाले आवेशित तार पर गाउस का नियम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लीनियर सरफेस के लिए हमेशा बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनेगी, सॉरी सिलेंडरिकल बनेगी। जो भी अपना लाइनर चार्ज है उसके लिए हमेशा सिलेंडरिकल शेप बनेगी, जिसके अंदर ये छड़ है उसकी प्लस 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 आवश्यक, इसके बीच की दूरी आर है, बाहर कोई पी पॉइंट वगैरह तो लिख देना। इधर नहीं, इधर नहीं, S1 ये एकदम डायग्राम बना रहा हूँ, फिर बताऊंगा। इतना एक बार नोट कर लो, फिर इसको मिटाकर मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। नोट कर लो एक बार, हो गया भाई। तो इसको रब करते हैं, देखो नॉर्मली बता देता हूँ। जो अपनी लाइनर चार्ज है मैं पहले बता चुका हूँ, लाइनर जो चार्ज है उसके ऊपर हमेशा जो भी सरफेस बनेगी गाउसी सरफेस वो बेलनाकार स्ट्रक्चर में बनेगी, जिसके ऊपर मान लो ये आर दूरी, इसके बीच की दूरी आर है, त्रिज्या इसकी आर त्रिज्या है, और ये वर्ताकार पृष्ठ मैंने ली है अपनी दोनों S1 S3। हाँ, ये इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये साइन नहीं आएगा, सॉरी सॉरी साइन नहीं आएगा, क्या साइन लगा दिया। इधर है ये डीए क्षेत्रफल, डीए क्षेत्रफल दिशा, और इधर भी डीए, क्या है यार, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, इधर डीए भी है विद्युत क्षेत्र की दिशा। समझ में आया इतना? इतना स्ट्रक्चर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब उसके बाद अपन थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं। डीए S1 और S2 जो वर्ताकार जो अपने जो सर्कुलर सरफेस है उसके ऊपर
इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी जो इसका विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार इस डायरेक्शन में है, तो इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इनके ऊपर 90 डिग्री का एंगल यानी लंबवत है, ये लंबवत बनेगी विद्युत क्षेत्र समान होने के कारण। और S3 के ऊपर विपरीत है ना, इनमें विपरीत है, इनमें समान है, तो ये सीधा आ जाएगा। तो इसके अप्लाई क्या होगा, EDA बनेगा विद्युत फ्लक्स। EDA क्या है अपना, और EDA बराबर में आ जाएगा एप्सिलॉन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, यानी सिग्मा सिग्मा क्यू, यानी इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, पाई एल नेट चार्ज सर्कुलर के कारण इससे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स E1 cos थीटा EDA cos थीटा प्लस EDA cos थीटा E2 cos थीटा प्लस E3 ये इन सब का सम है, विद्युत फ्लक्स का मान इनके सम के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इनके आगे लगा दो थे इंटीग्रेशन। अब देखो E1 dA cos थीटा, मैं E1 dA cos थीटा यानी S1 को लेकर चलता हूं, एक बार S1 के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो cos 90 डिग्री का मान आपको लिखना, मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं स्पेस के कारण 90 डिग्री, 2 के ऊपर 0 डिग्री स्ट्रेट में है, 3 के ऊपर 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0, ये कैंसिल एंड ये कैंसिल, ये बच गया 1। ई साइन लगाओ तो मत लगाओ, कोई दिक्कत भी नहीं है, 1 2 साइन सीधा लिख दो, ई डी ये बचेगा प्लस बराबर ई डी बराबर में क्या आएगा अपना पाई एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी बचेगा बराबर पाई एल, डी की वैल्यू अब तो बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर है इनटू में ई बराबर पाई एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया, पाई ये लैम्डा बच गया, लैम्डा एल है इसमें लैम्डा एल। अब ये डायरेक्शन में निकाल रहा हूं, लिख देना बाद में रिवर्स करके आप, ये बन चुका है अपना विद्युत क्षेत्र बताना है ना अपने को, हाउस के नीचे लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये बन चुका है भाई साहब। अब देखो 2 2 से ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 लैम्डा और 2 लैम्डा अपॉन में 4 लैम्डा, तो ये अपना हो जाएगा 2k, k का मान क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ना, और r बाहर आ जाएगा, तो 2k लैम्डा अपॉन में r बराबर में e, ये मान आ चुका है अपना, ये क्या हो चुका है पूरा मान आ चुका है अपना। और इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के हर दिशा में लिख लो, लिख लो ना, लिख लो ना, लिख लो ना। ये तो सुन सब कर ही लोगे, गॉस लो आ जाएगा।
हो गया। अरे लास्ट टॉपिक बच गए अपने छोटे से, थोड़े थोड़े मेरे को टाइम लगेगा, उसमें भी थोड़ा लगेगा। बाकी गाइस आइए हमने देख लेना है थोड़ी मोड़ी। इसके अंदर बस क्या है कि आपको अगर मैं थ्योरी बताने में वो लग रहा हूँ ना कि भाई थ्योरी अच्छे से नहीं हो पाएगी आपको, तो वही वो आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। थ्योरी कुछ भी नहीं है, जो लिख रखा है उसको सिंप्लीफाई करना है। फॉर्मूला अगर आपको आ गया ना तो आप थ्योरी आसानी से बना लोगे। फॉर्मूला पता होने के बाद बस उसका नाम पता होना चाहिए आपको कि भाई ये उसके अंदर क्या बता रहा है अपने को। जो अपना आवेशित गोला है यानी चार्ज गोला, चार्ज गोला स्पेयर, चार्ज स्पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किस प्रकार होगा। ये गोला है, क्या है ये गोला, चार्ज और इसके ऊपर आवेश। तो चार्ज गोला है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, इसकी आर रेडियस है। तो इसके कारण इस पे बारिश और गोला बन रहा है ऐसे बड़े वाला। उसके टोटल डिस्टेंस ये ले लेता हूँ, ये है आर, ये दूरी आर, ये इसकी त्रिज्या आर है। बाहर वाले गोले की आप देखना, ठीक है, ये कितनी है, आर है। अब ज्यादा वो तो करेंगे नहीं, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, वो होता है अपना ये जिसके बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी सब बात आपको पता है। ई बाहर लेंगे, डी ए डी ए, अब इसका डी ए क्या आएगा, व्हाट इज द डी ए ऑफ स्पेयर गोले का, वो क्या होता है अपना यानी जो अपना एक आवेशित गोला होता है ना, उसके लिए हम गाउसियन सतह वो क्या करेंगे, गोल गोल उसकी जो गाउसियन सतह है वो गोलीय होगी, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा वो बताना है आपको, वो ही तो बताना है आपको। देखो आप सब जानते हो कि गोले का आयतन क्षेत्रफल, त्रिज्या के बाद क्षेत्रफल पे करेंगे ना, गोले का आयतन 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 आयतन, ये वेक्टर फॉर्म में है भाई साहब, ठीक है, वेक्टर फॉर्म के अंदर है। डी ए कोस थीटा बराबर एप्सिलॉन क्यू अपॉन में, ये एप्सिलॉन इसकी जगह टोटल क्यू चार्ज लीजिए तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये है थीटा, कोस थीटा का मान, कोस थीटा की वैल्यू मान ली 90 लूं या फिर 0 डिग्री ले रहा हूं तो 1 हो जाएगा, तो ई डी ए डी की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इस साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ई बराबर क्या जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई आर स्क्वायर तो आर अपॉन में क्यू बाई आर, ई की वैल्यू क्या जाएगी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी के क्यू बाई आर, बस सिंपल हो गया, के क्यू बाई आर।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ तो ये आर स्क्वायर बचेगा ना, आर इसमें कैसे आएगा यार आर स्क्वायर, लेकिन अभी मजा नहीं आया क्योंकि आप जानते हो कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन आर होता है। और ये 20 वाले की है ना अनंत लंबाई निकालने वाली, तो ये दूरी इसको डिस्टेंस मान लो, ये आई तो ये ना ग्रेटर देन आर स्क्वायर, आर से छोटा है इस वाली का, इसकी जो क्या है रेडियस है, तो हम इसको आर सरफेस के अंदर आर बराबर आर भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, लेस देन ये तो बड़ी तो है तो आप जानते हैं, लेकिन इसके बराबर अगर हम लेके चले सरफेस के कारण तो इक्वल वैल्यू जाएगी ये, तो इसके जरिए ये लिख दो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो के क्यू है वो आर स्क्वायर के बराबर अपॉन में अनुपात में बराबर होगा। इसकी डेफिनेशन देख लो कि एक आवेशित गोले के लिए जो गाउसियन स्थिति होगी वो गोलीय सतह के बराबर होती है, थोड़ा मोड़ा लिखो तो लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो पहले हमने निकाला था जो इसका ईडीए फ्लक्स है ना, इसके फ्लक्स के बराबर होगा, वो इसके बराबर होता है। फिर हमने देखा कि जो इसका कोस थीटा है वो 0 डिग्री के ऊपर इसका एंगल बन रहा है, इसका एंगल 0 है, और एंगल 0 होने के कारण कोई 0 का मान होता है 1, तो ये इस प्रकार बन चुका है। नेट चार्ज को हमने कैपिटल क्यू ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको कोई पूछे कि आप बताओ जो अपना विद्युत क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो इसकी बाहर की रेडियस है, बड़ी वाली रेडियस स्फीयर की, उसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है, तो कैसे बताओगे भैया? जो ग्राफ बनाना है ई और स्मॉल आर के बाद कुछ नहीं है, इस प्रकार का कैसे कर देना, क्या हो जाएगा जो अपना ग्राफ है वो, और ये वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम अधिकतम। पहला ये है, अगर इसी छोटे गोले इसी जो गोला है इससे अंदर की तरफ, यानी ये तो था आउटसाइड स्फीयर के लिए, इनसाइड स्फीयर के लिए यानी जो अपना चार्ज स्फीयर है उसके अंदर एक स्फीयर आ जाएगी, उस पर हम क्या करेंगे, तो चलिए उस पर देखते हैं। उस पर कुछ नहीं है, उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाएगा, तो चार्ज उसके अंदर रहेगा ही नहीं, ये बड़ी लिख लो फटाफट फिर करते हैं। चैप्टर खत्म होने की कगार पर है, कोई वो नहीं है। ला 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 ला। अरे कैपेसिटेंस आएगा 1-2 दिन में, उसको करेंगे। ये डायग्राम उतार लो बस, यही है और कुछ नहीं है, या फिर आप उतार लो इसको, एक गोला बना लो, ये रेडियस भूल जाओ, एक बार आप बड़ा बनाना थोड़ा और उसके ऊपर चार लगा दो। मैं तो नहीं बना पाऊंगा, देखो ये हो गया, इसकी रेडियस स्मॉल आर, क्या बोल दिया तुमने, क्या बोल दिया तुमने, ये कैपिटल आर इसकी रेडियस हो जाएगी, कौन से वाले की, बड़े वाले।
आप सबको पता ही है कि नेट चार्ज इस पे 0 है, कोई चार्ज ही नहीं है इसके अंदर इनसाइड वाले में, तो क्या हो जाएगा E बराबर 0। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो छोटा वाला गोला है उसका ग्राफ क्या बनेगा, ये यहीं पर E बराबर 0 है, ये आर के ग्राफ हो गया, जल्दी से कर लो नोट भाई, बना ये आर दूरी पर है, कैपिटल आर दूरी पर चार्ज था, E बराबर 0 हो गया, उसके बाद ये तो चैप्टर खत्म हो चुका है। जल्दी से एक छोटा सा फॉलो कर देते हैं चैप्टर का, और कुछ भी नहीं है, जो मैंने टॉपिक है वो बता देता हूँ आपको। देखो थोड़ी मोड़ी किताब से थोड़ी पढ़ने की कोई वो इतना ज्यादा वो मत लेना, टेंशन सब हो जाएगा, बस ये याद कर लेना बस। सबसे पहले ये आता है आवेश की क्वांटिटी, क्वांटिजेशन में पढ़ा था, यूनिट इसकी स्केलर में आती है, स्केलर क्वांटिटी होती है वगैरह वगैरह, तो आप सब पढ़ से आ रहे हैं। ओके, नंबर 2 कूलाम लो इंपॉर्टेंट है, दूसरा गाउस लो, ये दोनों याद रख लेना अपना। नंबर 3 की बात करें इलेक्ट्रिक प्लस, और एक भी डायरेक्शन से प्लस से माइनस, माइनस से प्लस ऐसे जाएंगे, तब इनमें से सारी याद कर लेना। एक आता है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल N बराबर 2 k, और अभी सीधा आ रहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आ गया नंबर 4 पर। नंबर 5 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओपन कर्व वाली लाइनों के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओपन कर्व वाली बनाती है, ना कि एक दूसरे से प्रतिच्छेद, ऐसे कटेगी नहीं, ये वाली बात थोड़ी ध्यान रख लेना। और तो बस इसमें कुछ भी नहीं है, गाउस नियम हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, बस ये थोड़ा सा वो है, इन सब को पढ़ लोगे ना, ये नहीं कि नहीं पढ़ी, इनके जैसे इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, और इसका जो ये अभी आपको करवा रहा हूँ मैं, और मैं तो वन शॉट में तो देखो भाई इतना ही मिलेगा आपको। अब ये तो नहीं कि मैं 1-1.5 घंटा देखिए, जितना 2-2.5 घंटा का जो वीडियो बन रहा है, तो इसके अंदर वन शॉट होता क्यों है कि आपको चीज रिवाइज हो जाए, बस आपको थोड़ा सा शॉर्ट आइडिया मिल जाए वन शॉट के अंदर। और बाकी तो वो तो कहने की बात होती है कि 2 घंटे में भाई 10-12 दिन का चैप्टर एक साथ नहीं होगा, किसी में भी देख लेना 1-1.5 घंटा का वीडियो बनता है, तो वो आपको बस ये बनाने के लिए बनता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन बच रहे हैं अभी, तो वो भी आएंगे, टेस्ट सीरीज निकलेगी उसमें कराऊंगा मैं, तो बस वही बात है। लेकिन आपको क्या, आपको ये डेफिनेशन है, ये मैं गाउस लॉ की डेफिनेशन आपको कैसे बताऊं कि भाई गाउस ने तो ये कहा था कि फ्लक्स बराबर में जो इसका नेट चार्ज है और उसकी जो फ्री सरफेस की क्या है पेरिटिविटी है, उसके रेशियो के बराबर है, इन मल्टीप्लाई मोलर रेशियो वाला एंटी प्रोपोर्शनल के अंदर हुआ भी। तो इस फॉर्मूले से तो मैंने बनाया है, अलग तो लाया नहीं मैं, तो बस वो है। अब इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखवाऊंगा, फिर आप लिखोगे, तो वो कोई होता है यार, कूलाम लॉ में भी यही है, सेम कंडीशन, आवेशों के गुणनफल दूरी हो गई, डायपोल के अंदर भी सेम वही कंडीशन है कि एक आवेश को गुणा कर दो उनके मध्य दूरी के बीच में अल्प दूरी होती है, फ्लक्स भी इसी प्रकार है। और विद्युत क्षेत्र की लाइनें क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की लाइनें एक दूसरे को नहीं काटती है, प्लस से माइनस में जाती है, प्लस वाला जो आवेश वो एक दूसरे उसको बाहर की तरफ करता है, बाहर की तरफ बहुत बार आया है, मैं माइनस वाला करता आजा मेरे पास भीतर की तरफ इनकमिंग लाइंस करवाता है। तो बस यही है चैप्टर के अंदर, कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है नंबर 2, वो पढ़ेंगे बाद में, तो ये कर लेना। अगर आप कहोगे तो इससे क्वेश्चंस भी डाल देंगे करवाकर, और तो क्या होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता गया हूँ, गाउस लॉ के अंदर आ गया था, तो भाई
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको इसके अगले वीडियो में। बाय बाय।